नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज हम क्या करेंगे, जो पिछला लेक्चर है हमारा उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि पिछला लेक्चर क्या हो गया था, बड़ा हो गया था, कम से कम 55 मिनट का लेक्चर हो गया था। तो जो लास्ट में एक कॉन्सेप्ट बच गया था उसे हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वो डिस्कस करने से पहले थोड़ा बहुत जो पिछला लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, हम पोटेंशियल बैरियर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और हमने ये डिस्कस किया था कि जब कोई एक पार्टिकल किसी एक पोटेंशियल बैरियर में इंसिडेंट होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, रिकैप करते हैं, फिर जो कॉन्सेप्ट लास्ट में छूटा था उसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखो, कुछ ऐसा था हमारे पास कि एक पोटेंशियल बैरियर था, जो कि हमने लिखा हुआ है। हमने एक पोटेंशियल बैरियर कुछ इस तरीके से डिफाइन था कि v ऑफ x इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू 0 है व्हेन x इज लेस देन 0, और उसकी वैल्यू कुछ है v नॉट है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a, और उसकी वैल्यू अगेन 0 है व्हेन x इज ग्रेटर देन a। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था, एक पोटेंशियल डिफाइन था। अगर तुम ग्राफिकली बनाना चाहो तो कैसे बनाऊंगा, देखो, अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, मेरी v x एक्सिस है। ठीक है, और इसे क्या बोल दो, इस तरीके से दिस इज x एक्सिस बोल दो, और ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 है। इस रीजन को क्या बोलेंगे हम, x लेस देन 0 रीजन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर एक पॉइंट जूम कर लो, वो क्या है, x इक्वल टू a बोल दो, और यहाँ से इधर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन a हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ, कैसे ड्रॉ करूंगा, देखो इस में इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। और जैसे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के बीच इसकी वैल्यू कितनी है, v नॉट है। तो कैसे दिखा देंगे इसको हम, मैं जूम कर लो, यहाँ पर वो v नॉट पॉइंट आ रहा है, और इस तरीके से ये पोटेंशियल हो जाएगा। और यहाँ से भी इधर को x ग्रेटर देन a में अगेन वो कितना है, 0 है, और यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, ये v नॉट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसको हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे हमने क्या बोला था, पोटेंशियल बैरियर बोला था। ठीक है, ओके नाउ अब हमने यहाँ पर इसको 3 रीजन में डिवाइड किया था। इसे हमने क्या बोला था, रीजन फर्स्ट। तो ये क्या है, मेरा रीजन फर्स्ट है, इसे हमने रीजन फर्स्ट बोला था। इसे हमने क्या बोला था, रीजन सेकंड बोला था, और इसे हमने क्या बोला था, रीजन थर्ड बोला था। ठीक है, ऐसे हमने बोला था ना। फिर हमने कुछ ऐसा अज्यूम किया था कि यहाँ से एक पार्टिकल आ रहा है जिसकी एनर्जी कितनी है, ई है। एक पार्टिकल आ रहा है जिसकी एनर्जी कितनी है, ई है, और जिसका मास कितना है, एम है। और हमने ऐसा अज्यूम किया था कि जो ई है वो क्या है, ग्रेटर देन v नॉट है। इस पर्टिकुलर केस के लिए जो मेरे पास E है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, वो क्या है, ग्रेटर देन v नॉट है। यानी केस फर्स्ट को हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। और फिर हमने क्या किया था, इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में एक एक करके क्या कहते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की थी। और श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आया था, वेव फंक्शन निकल के आया था पार्टिकल का, इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में। ठीक है, उससे पहले हमने एक बार इसको क्लासिकली भी क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है ना, क्लासिकली कैसे डिस्कस किया था, क्लासिकली हमने ये पढ़ा था कि जब कोई पार्टिकल इस पोटेंशियल बैरियर में, जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन क्या है, इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट से ज्यादा है, वो पार्टिकल जब क्लासिकली इस पर इंसिडेंट होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ऐसा पढ़ा था हमने क्लासिकली। सबसे पहले अगर देखेगा हम क्लासिकली, देखें क्लासिकली जो ट्रांसमिशन था, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन था, यानी कितना था, 1 था। कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 1 होने का क्या मतलब हुआ कि जितने पार्टिकल यहाँ से आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे। यानी जितने लेफ्ट साइड से आएंगे उतने कहाँ पहुंच जाएंगे, राइट साइड में पहुंच जाएंगे। यानी कोई भी पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो उसका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है, उसकी वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। फिर हमने क्या किया था, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट किया था। और क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ा हमको, इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, अगर हम क्वांटम मैकेनिकली देखें तो क्वांटम मैकेनिकली आफ्टर सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ईच रीजन we get following wave फंक्शन। ठीक है ना, वो कौन कौन से थे हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अब ड्राइव तो नहीं करेंगे, ड्राइव ने पिछले लेक्चर में कर दिया है तो हमें याद है। तो वो क्या होते हैं, वेव फंक्शन हमारे पास जो साई ऑफ एक्स होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से लिखा था हमने कि a e की पावर आयोटा k1x प्लस का b e की पावर माइनस का आयोटा k1x। ठीक है, ये कहा था व्हेन x इज लेस देन 0, यानी रीजन फर्स्ट में व्हेन x इज लेस देन 0। इस दिन वेव फंक्शन कुछ ऐसा था। और फिर क्या आया था, यहाँ पर एक और आया था c e की पावर आयोटा k2x, फिर प्लस का ABCD e की पावर माइनस का आयोटा k2x। और ये किस रीजन में था, इस रीजन में था, यानी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a। यानी ये कब था हमारे पास, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a था, तब इस टाइप का वेव फंक्शन आया था। और इस रीजन में वेव फंक्शन क्या निकल के आया था कि ABCDEF,
एफ ई की पावर आयोटा k1 x निकल के आया था, और ये कहाँ निकल के आया था, व्हेन x इज ग्रेटर देन ए। जब x की वैल्यू क्या है, a से बड़ी है, तब वेव फंक्शन ये था, और जब 0 और a के बीच में x लाई कर रहा है तब वेव फंक्शन ऐसा था, और जब जो हमारा क्या है x है वो लेस देन 0 है तब वेव फंक्शन कुछ इस तरीके का था। और हमने इन वेव फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर पार्टिकल के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी, ठीक है। उससे पहले एक चीज और, वो क्या थी हमारे पास, देखो ओके तो पहले बिहेवियर देख लें फिर बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। देखो बिहेवियर की बात करें, जो पार्टिकल जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें ये वाला पार्ट किसको दिखा रहा है, इंसिडेंट वेव को दिखा रहा है, और एक किसको दिखा रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव को दिखा रहा है। यानी इन रीजन फर्स्ट अगर बनाना चाहूँ मैं, अगर मैं बोलूँ कि इस तरीके से ये क्या है मेरा v ऑफ x है, और ये क्या है मेरी x एक्सेस है, यहाँ पर इस तरीके से पोटेंशियल डिफाइन कर रखा है हमने, ठीक है, यूँ करके ओके। दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू a, और यहाँ पर ऐसा है कुछ। देखो ये क्या है, रीजन फर्स्ट है, इसे हमने क्या बोला रीजन फर्स्ट, इसे हमने क्या बोला है रीजन सेकंड, और इसे हमने क्या बोला है रीजन थर्ड बोला है। देखो रीजन फर्स्ट में क्या है, ये क्या है इंसिडेंट वेव है, यानी रीजन फर्स्ट में एक इंसिडेंट वेव हो रही है, वो तो हो ही रही है क्योंकि पार्टिकल आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है इस कहाँ पर, इस पोटेंशियल बैरियर पर। और जो ये सेकंड टर्म है ये दिखा रहा है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होगा, यानी कुछ पार्टिकल यहाँ क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये वाला पार्ट किसको दिखा रहा है, प्लेन वेव यानी रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव को दिखा रहा है, और एक इसको दिखा रहा है इंसिडेंट प्लेन वेव को दिखा रहा है। यानी यहाँ पर कुछ पार्टिकल क्या होंगे, जब इंसिडेंट होंगे उनमें से कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जो कि क्लासिकली ऐसा नहीं था। क्लासिकली क्या था, सारे के सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा किसके साथ, क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यानी इसके जो रिजल्ट हैं, क्वांटम मैकेनिकल के रिजल्ट हैं, वो क्या है, क्लासिकल से क्या है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है, यहाँ पर क्या होगा, टोटल ट्रांसमिशन होगा, यानी जितने पार्टिकल आ रहे हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, कुछ पार्टिकल यहाँ से क्या हो सकते हैं, रिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इन फर्स्ट रीजन वी गेट ए वेव फंक्शन ऑफ या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव विच इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो कहां से कहां की हो जा रही है, राइट से लेफ्ट की हो जा रही है। ये पार्ट किसको दिखा रहा है, राइट टू लेफ्ट, ये पार्ट किसको दिखा रहा है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बरबली बताने की कोशिश कर रहा हूं ना। अब देखो अब कहां आते हैं, सेकंड रीजन में आते हैं, और सेकंड रीजन आपको पता है यहां पर भी क्या होगा, इंसिडेंट भी होगा, यानी ट्रांसमिशन भी होगा, और रिफ्लेक्शन भी होगा, यानी वेव लेफ्ट टू राइट भी जाएगी और राइट टू लेफ्ट भी आएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर भी क्या आ रहे हैं, दो टर्म आ रहे हैं। ये टर्म किसको दिखा रहा है, उस वेव को दिखा रहा है, फिर उस प्लेन वेव को दिखा रहा है जो लेफ्ट टू राइट जा रही है। और ये जो टर्म है जिसके साथ डी है यहां पर, वो किसको दिखा रहा है, उस प्लेन वेव को दिखा रहा है जो राइट टू लेफ्ट आ रही है। तो इस रीजन में भी एक वेव ऐसे जारी होगी और एक वेव यहां से इस तरीके से रिफ्लेक्ट भी हो रही है। अब रिफ्लेक्शन क्यों हुआ यहां पर, हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, एक बार बताता हूं, क्योंकि यहां पर क्या है, डिस्टर्बेंस है। तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है कुछ पार्टिकल क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। ऐसा कौन बोलती है, क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसा कुछ भी नहीं बोलती है, वो कहती है यहां पर तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। जब तक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन क्या है, V0 है, तब तक यहां पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, टोटल क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है इस रीजन में भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है और इस रीजन में भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अब आते हैं कहां, थर्ड रीजन में। देखो थर्ड रीजन में क्या है, सिर्फ एक टर्म आ रहा है, वो भी कौन सा वाला आ रहा है, यानी सिर्फ एक प्लेन वेव आ रही है, वो भी कौन सी वाली है, जो लेफ्ट टू राइट जा रही है। यानी इस रीजन में क्या होगा, केवल और केवल ट्रांसमिशन होगा और यहां पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई भी रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां पर कोई रिफ्लेक्ट करने के लिए डिस्टर्बेंस है ही नहीं। तो इस रीजन थर्ड में तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। यानी जितने पार्टिकल यहां से इस रीजन में क्रॉस कर जाएंगे वो सब के सब वापस कभी नहीं आएंगे, वो क्या होते जाएंगे, चलते जाएंगे, ठीक है। यानी टोटल क्या होगा, ट्रांसमिशन, सॉरी, सबके सब पार्टिकल जो इस रीजन में पहुंचेंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। क्लियर होगी बात, ओके ना। अब देखो फिर हमने क्या डिफाइन किया था, फिर हमने दो टर्म डिफाइन किए थे, एक था क्या, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, और एक क्या था, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमने इस पर्टिकुलर केस के लिए मैंने ये बोला था कि जो उसका डेरिवेशन है वो क्या है, थोड़ा सा लंबा है, तो उससे अच्छा क्या है, हम उनको क्या कर लें, याद कर लें उन फॉर्मूलों को जो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन का है। तो उसके बाद क्या लिखा था हमने, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर हम कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन की बात करें, यानी किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आर से रिप्रेजेंट। अब कैसे डिफाइन किया है, अब स्टेप पोटेंशियल आपने पढ़ा है तो इसकी डेफिनेशन आपको क्या होगी, पता होगी। क्या होती है इसकी डेफिनेशन बताओ। कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी किसी पार्टिकल के रिफ्लेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। नाउ इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम, और यहां पर कैसे डिफाइन करते हैं,
मतलब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर जो r इक्वल टू निकल के आता है वो निकल के आता है मेरे पास क्या 1 प्लस क्या आता है हमारे पास 4e इंटू ई माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई ये आता है हमारे पास फिर यहाँ पर क्या होता है वी नॉट स्क्वायर इंटू और यहाँ पर साइन स्क्वायर k2 a, यहाँ पर a क्या है ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यानी विड्थ ऑफ या फिर लेंथ ऑफ पोटेंशियल वेल है साइन स्क्वायर k और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर क्या आ जाता है -1 यानी इसका इनवर्स, ठीक है। ये क्या है इसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखने में कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि मुझे याद हो गया तो आपको तो याद हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी थोड़ा मेमोरी क्या है कमजोर टाइप के, तो मुझे अगर याद हो रखा है तो आपको भी ये याद होना चाहिए। फिर क्या बात किसकी बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन बताओ, अगर आपको याद है तो एक बार कॉपी में लिखने की कोशिश करो। तो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन टी जो होता है वो क्या होता है, सिंपल क्या कर दो, इसको पलट दो, ये वाला टर्म है ना इसको पलट दो, क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास वी स्क्वायर साइन स्क्वायर k2 a और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 4e इंटू ई माइनस वी नॉट और इसका क्या आ जाएगा ये इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और ये क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। और ऑब्वियस सी बात है जो ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन है। और हम जानते हैं फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी नेट प्रोबेबिलिटी इज कंजर्व विच इज इक्वल टू 1, यानी r प्लस टी कितना होगा, जो r प्लस टी आएगा वो कितना होगा 1 होगा। ये कहाँ से लिखा हमने, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज लिखा। कहाँ से लिखा हमने, ये कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज लिखा कि r प्लस टी इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1 आ गया ना। यहाँ तक की कहानी हमारी पिछले लेक्चर में हो चुकी थी। अब इसे देखो इस लास्ट वाले को देखो क्या लिखा हमने, r प्लस टी इक्वल टू 1 लिखा है, इसे मिटाऊं, देखो ये हो गया ना, ठीक है। देखो इनको हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहो तो ड्राइव कर सकते हो। आप कहाँ जाना, एक MC जैन बुक है वहाँ जा सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत दे रखा है उसने, लेकिन पूरा नहीं दे रखा है ड्राइव करके, उसने भी यही बोला है कि रट लो, ठीक है। और एक और बुक है जेटली है, ग्रिफिथ है, कहीं भी आपको मिले तो अगर ड्राइव करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान है ड्राइव करना, जैसे हमने कहाँ ड्राइव किया था स्टेप पोटेंशियल केस में बाउंड्री कंडीशन लगा के ड्राइव किया था, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी जो वेव फंक्शन हम लिखे हैं उन वेव फंक्शन में बाउंड्री कंडीशन लगा के R और T के लिए फॉर्मूला इजीली ड्राइव कर सकते हो। इजीली मेरे कहने का मतलब आपको समझ तो आ जाएगा लेकिन आपका टाइम खा जाएगा वो कम से कम 45 मिनट। तो मैं नहीं चाहता कि एग्जाम में 45 मिनट आप इन दो फॉर्मूले को ड्राइव करने में लगाओ, या फिर आप कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हैं तो 45 मिनट एक क्वेश्चन को आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले क्या होने चाहिए, कंठस्थ याद होने चाहिए, ठीक है। और इसमें कोई भी गुनाह नहीं है, कोई टीचर ऐसा नहीं बोलेगा कि आपने ये रटा क्यों, ठीक है। अच्छी बात है रटाया तो, ठीक, क्योंकि मेरे सर ने मेरे को यही बोला था। ओके, तो ये क्या हो गया R हो गया और ये क्या हो गया हमारा T हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहाँ से एक चीज़ क्या पता चलती है, कुछ यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि ये हमको क्या बता रहा है। देखो यहाँ से अगर देखें सिंस वी हैव R प्लस टी इक्वल टू कितना है मेरे पास 1 है, और अगर मैं T देखूँ तो T इक्वल टू कितना है 1 माइनस R है। देखो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, जितने पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं वो सारे के सारे पार्टिकल यहाँ नहीं पहुँचेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, यानी यहाँ पर रिफ्लेक्शन की कुछ क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी R की कुछ न कुछ वैल्यू होगी। अगर R की कुछ न कुछ वैल्यू है यानी T की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 होगी, यानी T क्या होगा हमारा लेस देन क्या होगा 1 होगा। देखो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है, जो T होगा वो क्या होगा लेस देन 1 होगा, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है T कितना होगा 1 होगा, यानी 1 के बराबर होगा। देखो क्या बोल रहा हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है T इज लेस देन 1, यानी देयर विल बी नॉट टोटल ट्रांसमिशन, टोटल ट्रांसमिशन वहां नहीं होगा, यानी सारे के सारे पार्टिकल जो राइट लेफ्ट से आ रहे हैं वो सारे के सारे राइट पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती है कि जो T होगा वो कितना होगा 1 होगा। क्लासिकल क्या बोलती है, क्लासिकल कुछ ऐसा बोलती है, क्लासिकल बोलती है कि T इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। लेकिन क्वांटम क्या बोलती है, ये कौन बोल रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है कि T इक्वल टू लेस देन 1 होगा, और क्लासिकल बोलती है T इक्वल टू 1 होगा। T इक्वल टू 1 कहने का क्या मतलब होता है, टोटल ट्रांसमिशन क्या होगा यहाँ पर, टोटल ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। यानी जितने पार्टिकल लेफ्ट से आ रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ पहुंच जाएंगे, राइट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा टोटल ट्रांसमिशन होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है, वहां पर टोटल ट्रांसमिशन नहीं होगा, कुछ पार्टिकल क्या होंगे रिफ्लेक्ट भी होंगे, जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। हमने वेव फंक्शन की हेल्प से ये डिसीजन लिया कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट भी होंगे और कुछ पार्टिकल ट्रांसमिट हो जाएंगे, इसलिए जो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है लेस देन 1 है। नाउ अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था, क्या क्वांटम मैकेनिक्स के केस में भी कभी टोटल ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट इज टोटल ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन केस या फिर इन क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर टोटल ट्रांसमिशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो लिखो व्हाट विल बी द कंडीशन
यानी t इक्वल टू 1 होने के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स में t इक्वल टू 1 होने के लिए क्या कंडीशन है, क्या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वही देखना है हमको। व्हाट विल बी द कंडीशन, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर t इक्वल टू 1। t इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, टोटल ट्रांसमिशन, टोटल ट्रांसमिशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, या फिर क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में t इक्वल टू 1 होने के लिए क्या कंडीशन होंगे, देखो कैसे निकालोगे। अब इधर देखो, इसको देखो, t का फॉर्मूला ये हुआ है हमारे पास, इसे मिटाओ। देखो सिंस वी नो, हम क्या जानते हैं, सिंस, देखो लेट अस सी, सिंस हमारे पास क्या है, जो t है वो कितना है मेरे पास, वो कुछ ऐसा है कि 1 प्लस का v स्क्वायर एंड फिर यहाँ क्या है साइन स्क्वायर k2a डिवाइड बाई फिर क्या है यहाँ पर 4 इंटू ई माइनस का v नॉट और इसकी पावर कितना है -1 है। ये t कुछ ऐसा डिफाइन किया है हमने, ये है, ठीक। अब देखो, अब t इक्वल टू 1 फॉर t इक्वल टू 1 फॉर t इज इक्वल टू 1, अगर t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूं किसके लिए, फॉर टोटल ट्रांसमिशन, फॉर टोटल ट्रांसमिशन, फॉर टोटल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन t मस्ट बी इक्वल टू 1, t मस्ट बी 1, कितना होना चाहिए, t ने 1 होना चाहिए। तो फॉर दिस, इसके लिए क्या होना चाहिए, देखो फॉर दिस टर्म विल बी 0, फॉर दिस सेकेंड टर्म, फॉर दिस टर्म, सेकेंड टर्म लिखो, सेकेंड टर्म इन इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन लिखो, इन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन मस्ट बी 0, मस्ट बी 0, ठीक है। कितना होना चाहिए, उसने 0 होना चाहिए। जब ये टर्म 0 होगा तभी तो t 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसके 0 होने के लिए देखो e तो 0 हो नहीं सकता और ये e v नॉट के बराबर नहीं हो सकता, तो ये भी 0 नहीं हो सकता, और v नॉट 0 तो है नहीं, v नॉट भी 0 नहीं हो सकता, तो 0 होने की संभावना क्या है, साइन स्क्वायर k2x की क्या है, 0 होने की संभावना है, ठीक है। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब, व्हेन साइन स्क्वायर k2x इज इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर k2x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तभी ये चीज क्या है, पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। यहाँ भी इसको ऐसे ही बोल सकता हूं, और व्हेन साइन k2x इज इक्वल टू, सॉरी k2a है, x नहीं है, कितना है, k2a इज इक्वल टू 0, जब साइन k2a की वैल्यू 0 होगी तभी ये चीज क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो, अब ये 0 कब होगा, कब होता है 0, ये n पाई पर होता है 0, कब होता है 0, n पाई पर 0 होता है, तो ये 0 कब होगा, तो साइन k2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, साइन n पाई लिख सकता हूँ मैं, कितना लिख सकता हूँ, साइन k2a इज इक्वल टू साइन n पाई ना। अब यहाँ पर n क्या होगा, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, इसको ध्यान सुनना, n क्या होगा, एक्चुअली जनरली n क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सोन, ऐसे कुछ होता है, लेकिन क्या इस केस में भी n की वैल्यू यही लेंगे, आंसर नहीं ले सकते। देखो n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, यानी ये टर्म 0, यानी थीटा 0, यानी ये 0, यानी k2a 0, और k2a ना तो k2 0 है ना a 0 है, ठीक है। a क्या है, विड्थ ऑफ, लेंथ ऑफ पोटेंशियल वेल है, और k2 क्या है, अब k2 एक इंपोर्ट है, k2 क्या था, यहाँ पर प्रोपेगेशन, सॉरी वेव नंबर था, और k1 इधर वेव नंबर था, और इधर भी वेव नंबर k1 था। जो k2 है ऐसे डिफाइन किया था हमने, k2 इक्वल टू अंडर ऑफ ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर इंटू e माइनस वी नॉट, ऐसे डिफाइन किया था। एंड दिस कांट बी 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता, और a क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ये भी 0 नहीं हो सकती, यानी k2a कभी 0 नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर जो n पाई है वो कभी 0 नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर 0 नहीं आएगा। तो n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सोन हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट 0, यानी 0 नहीं होगा यहाँ पर। नाउ अब देखो, तो यहाँ पर n की जगह क्या रख सकते हो आप, 1 2 3 4 रख सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास जो k2a आएगा, जो k2a आएगा वो क्या हो सकता है, या तो पाई हो सकता है, या क्या हो सकता है 2 पाई हो सकता है, या क्या हो सकता है 3 पाई हो सकता है, या क्या हो सकता है 4 पाई हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। या फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, जो k2 है a है वो क्या हो सकता है मेरा
n पाई हो सकता है, और जहाँ पर n क्या है मेरा, वेर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ है, ठीक है, जीरो नहीं है। ओके, ये कंडीशन निकल के यानी K2A इक्वल टू n पाई होगा जब, तभी यहाँ पर क्या होगा, टोटल ट्रांसमिशन होगा। नाउ अब इसको, इस कंडीशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो K2 क्या है, K2 है वेव नंबर इन रीजन सेकंड। इस सेकंड रीजन में वेव नंबर क्या है, K2 है, और इस सेकंड रीजन में जो पार्टिकल जो ट्रेवल करेगा उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ वेव होगी, उसके साथ कुछ वेव एसोसिएटेड होगी, और उस वेव की क्या होगी, कुछ वेवलेंथ होगी। तो यहां पर अज्यूम कर रहे हैं, लेट लैम्डा बी, ऐसे लिखें, लेट लैम्डा बी द वेवलेंथ ऑफ वेव इन, लैम्डा लिखो या लैम्डा 2 लिख दो, ठीक है, लैम्डा 2 बी द वेवलेंथ ऑफ वेव इन रीजन सेकंड, सेकंड रीजन में जो लैम्डा 2 है वो क्या है, वेव की वेवलेंथ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ और वेव नंबर के बीच एक रिलेशन होता है हमारे पास, सिंस वी नो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, या फिर के इज इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू पढ़ा है हमने क्या, h अपॉन 2 पाई, सही बोल रहा हूं मैं, सॉरी, क्या होता है, h कट अपॉन लैम्डा, ऐसा ही होता है ना, के इज इक्वल टू h कट अपॉन लैम्डा, या फिर नहीं सॉरी क्या होता है, जैसे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, ठीक है, उस तरीके से के इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है, ठीक है, के इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड वेवलेंथ, ठीक है। तो यहां से मेरे पास लैम्डा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर यहां से लैम्डा निकालूं तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई के आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास लैम्डा 2 इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, 2 पाई डिवाइडेड बाई कितना आ गया, K2 आ गया। अब देखो यहां से K2 की कुछ वैल्यू है, K2 उठा के कहाँ रख दो, इधर रख दो, ठीक है, उठा के रखो कि इधर क्या है, आप इसे मिटा दो, मैं इसका काम हो गया। देखो K2 उठा के इधर रखो, देखो K2 सिंस जो K2A है मेरे पास किसके बराबर है, n पाई के बराबर है, तो यहां से K2 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, n पाई डिवाइडेड बाई a आ गया, उठा के इधर रख दो। तो यहां से मेरे पास लैम्डा 2 इक्वल टू कितना आया, 2 पाई डिवाइडेड बाई ये कितना, K2 को कितना आ जाएगा, n पाई और अपॉन कितना आ गया, a आ गया, n पाई अपॉन a आ गया, ठीक है, इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2a डिवाइडेड बाई कितना आया, n आ गया, और यहां से मेरे पास a इक्वल टू कितना आ गया, n इंटू लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है, ओके, ये रिलेशन आया, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन, दिस इज विड्थ ऑफ पोटेंशियल वेल या फिर लेंथ ऑफ पोटेंशियल वेल, एंड दिस लैम्डा 2 इज वेवलेंथ ऑफ वेव इन मीडियम इन सेकंड रीजन, ठीक। नाउ हियर n इक्वल टू क्या है मेरे पास, 1 2 3 एंड सो ऑन, और n इज नॉट इक्वल टू 0, और n क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो ये क्या है, कंडीशन है। नाउ इस कंडीशन को कैसे लिखोगे आप, देखो फॉर टोटल ट्रांसमिशन लिख के चलो, फॉर टोटल ट्रांसमिशन, विड्थ ऑफ या फिर लेंथ ऑफ पोटेंशियल बैरियर मस्ट बी इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा 2/2, किसके इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, लैम्डा 2/2 के। हेयर लैम्डा 2 इज वेवलेंथ इन रीजन सेकेंड, ठीक है, जो लैम्डा 2 है वो क्या है, रीजन सेकेंड में वेवलेंथ है, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको क्या कर लो आप, याद कर लो, या फिर कैसे निकलता है या वो क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यहां पर n इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ ये क्या थी, एक कंडीशन थी। नाउ इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा सा और अच्छी बातें करते हैं।
देखो क्या अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, जो ई है वो ग्रेटर देन वी नॉट है। ये पूरी जो सिचुएशन है वो किसके लिए है, ई ग्रेटर देन वी नॉट। ये भी किसके लिए है, ई ग्रेटर देन वी नॉट। ये याद रखना भैया, अगर कहीं पर ई लेस देन वी नॉट आ गया ना तो फिर ये सिचुएशन नहीं हो सकती वहाँ पर, तब वो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू ये नहीं होगी, उसकी जो वैल्यू होगी कुछ और होगी। वो हम कब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि क्वेश्चन आपको किस कंडीशन के लिए पूछा है, ई लेस देन वी नॉट या फिर ई ग्रेटर देन वी नॉट। ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये जो भी है अभी तक हमने किया है, अभी तक जो किया है इस पोटेंशियल वेरिएबल वाले लेक्चर में, वो सब का सब किसके लिए किया है, हमने ई ग्रेटर देन वी नॉट वाले केस के लिए किया है। नाउ एक ऐसी कंडीशन एज्यूम करके चलते हैं कि हम ऐसा बोलेंगे कि जो ई है वो वी नॉट को टेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, जो ई है वी नॉट की ओर जा रहा है, यानी ई और वी नॉट की वैल्यू लगभग बराबर है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं ई नॉट, या फिर व्हाट विल बी द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट व्हेन ई टेंस टू वी नॉट। ठीक, मैं लिख के चलता हूं और फिर जरा समझ में आएगा। देखो इसे मिटाऊं, सॉरी। ठीक, देखो सिंस ऐसे लिख के चलो, सिंस जो हमारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट टी है वो कितना है हमारे पास, वो कैसे ऐसा है कुछ 1 प्लस का वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के टू एक्स डिवाइडेड बाई 4 ई इंटू ई माइनस वी नॉट, और इसकी पावर कितनी है -1 है। ये क्या है, मेरा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कुछ ऐसे डिफाइन कर रखा है। नाउ फॉर किसके लिए, फॉर ई टेंस टू वी नॉट, किसके लिए, ई टेंस टू वी नॉट के लिए एक ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, यानी जब ई की जो वैल्यू है वो वी नॉट की ओर टेंस करे। अभी तो क्या है, वो ग्रेटर देन वी नॉट है। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर किसके लिए है, ये ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए है। और कभी कभी ऐसे पूछ दी जाए, क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि बताओ कि जब ई की वैल्यू वी नॉट की ओर टेंस करेगी तब ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखो कितनी होगी ना। अब ई और वी नॉट में यहां पर कौन कौन से टर्म डिपेंड कर रहे हैं, एक तो ये तो कर ही रहा है, सामने दिख रहा है, और जो ये साइन k2x है ये भी e और v नॉट पर डिपेंड कर रहा है। देखो क्यों, क्योंकि k2 की वैल्यू क्या होती है, k2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 2m डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर e माइनस v नॉट होती है। यानी k2 e और v नॉट पर डिपेंड करता है, यानी साइन स्क्वायर k2x भी इसके ऐसा होने पर कुछ ना कुछ उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। तो किसको देखते हैं सबसे पहले, जो साइन स्क्वायर k2x है इसमें कैसा चेंज आएगा जब हम क्या बोलेंगे, e टेंस टू v नॉट बोलेंगे। ठीक, पहले ये देख लें। अब देखो क्या बोलेंगे, कुछ ऐसा बोले, इसको देखो k2x को देखो, किसको देखो, फॉर k2x देखो, सिंस ऐसे लिख के चलो, सिंस k2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नॉट, ऐसा है कुछ। ठीक है, नाउ क्लियर। नाउ फॉर किसके लिए, इफ ऐसा बोलूं मैं, इफ e टेंस टू वी नॉट, जो e है वो वी नॉट की ओर टेंस करे। देखो जब e की वैल्यू लगभग वी नॉट के बराबर हो जाए या फिर वी नॉट के बहुत नजदीक हो e की वैल्यू, तब देखो देन k2 क्या होगा, देन k2 टेंस टू क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, व्हेन e टेंस टू वी नॉट, या फिर क्या है ये e माइनस वी नॉट है, एंड व्हेन e टेंस टू वी नॉट देन k2 टेंस टू 0। k2 किसकी ओर टेंस करेगा, जीरो की ओर टेंस करेगा। अगर ये दो बराबर हो जाए तो 0 आंसर आएगा, लेकिन ये क्या है, टेंस कर रहा है। ठीक है, उसके एग्जैक्ट बराबर नहीं है, उसकी ओर टेंस कर रहा है, यानी उसके बहुत नजदीक है, तभी ये k2 किसके नजदीक हो जाएगा, 0 के नजदीक हो जाएगा। अगर k2 0 के नजदीक है, जो मेरे पास k2x होगा, जो k2x होगा वो भी क्या होगा, 0 के बहुत नजदीक होगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, अगर k2 0 के बहुत नजदीक है तो k2x, सॉरी ये x नहीं था यार, ये क्या था, a था, गलत होगी। अब रट्टाफिकेशन में ये गड़बड़ हो जाती है ना, मतलब आप कभी कभी भूल जाते हो, तो एग्जाम से एक दिन पहले ऐसे मतलब 3-4 बार कॉपी में लिख देना है इसको, तभी याद रहेगा। ठीक, तो k2x क्या है, टेंस टू 0 है। अब k2x टेंस टू 0 है, इसका मतलब जो मेरे पास क्या है, साइन है, साइन k2x क्या हो जाएगा बताओ, जो साइन k2x हो जाएगा वो किसकी ओर टेंस करेगा। देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने क्लास 10th में, जब पहली बार ट्रिग्नोमेट्री हमारे सामने आई थी, इफ साइन थीटा, इफ थीटा टेंस टू 0, इफ थीटा टेंस टू 0 देन साइन थीटा टेंस टू थीटा, ऐसा पढ़ा था हमने। व्हेन थीटा टेंस टू 0 देन साइन थीटा टेंस टू थीटा। अब यहां पर k2a क्या है, थीटा है, तो k2a टेंस टू 0 देन k2a साइन k2a टेंस टू क्या हो जाएगा,
K2A हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर की बात करें, साइन स्क्वायर K2A टेंस टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, यानी K2A का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। यानी यहां पर जो मेरे पास साइन स्क्वायर K2 है, ये किस में चेंज हो जाएगा, व्हेन E टेंस टू V0 देन दिस साइन स्क्वायर K2A इज इक्वल टू K2A का स्क्वायर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, व्हेन E टेंस टू V0 देन क्या हो जाएगा, देन साइन स्क्वायर K2A टेंस टू क्या हो जाएगा, K2A का स्क्वायर। ठीक है, K2A का स्क्वायर। तो एक काम करो, वैल्यू उठा के उधर रख दो। तो यहां पर T अप्रॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, T अप्रॉक्स इक्वल टू, अप्रॉक्स वैल्यू है क्योंकि टेंस हो रहा है ना, कि T अप्रॉक्स इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, 1 प्लस ये ऊपर कितना है, V0 स्क्वायर है, और ये क्या आ जाएगा K2 स्क्वायर, K2A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब देखो नीचे कितना है, 4E इंटू ई माइनस V0, ऐसा कुछ आया। अब एक काम करो, यहां पर K2 की वैल्यू पुट करो, K2 कितना है, ये है, और इसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हटके यहां पर आएगा। तो क्या आ जाएगा यहां पर, T अप्रॉक्स इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, 1 प्लस ये आएगा मेरे पास कितना, V0 स्क्वायर, इसकी जो कितना आ जाएगा, ये तो A स्क्वायर तो आया इधर पर, A स्क्वायर आया, फिर K2 स्क्वायर का मतलब ये रूट हट जाएगा इधर से, ये आ जाएगा मेरे पास क्या, 2m डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस V0, कितना आ जाएगा, ई माइनस V0, और अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना, 4e इंटू ई माइनस V0। ठीक है ना, अब ये पूरी की पूरी कहानी किसके लिए है, E टेंस टू V0 के लिए है। किसके लिए है, E टेंस टू V0 के लिए है। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये E की जो क्या आ जाएगा, E की जो कितना आ जाएगा, V0 आ जाएगा। ठीक, क्यों, बिकॉज दिस होल स्टोरी इज फॉर E टेंस टू V0। तो जहां पे E है उसको क्या रख दूंगा मैं, V0 रख दूंगा। ठीक है, अब ये तो कट रहा है तो इसको काट देंगे हम, तो यहां पे क्या पुट कर देंगे, E की जगह V0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो कर दो पुट फटाफट, इसे मिटा दूं ना, इसे मिटा दो, देखो करो भैया, पुट करो फटाफट, क्या हो जाएगा, T जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो अप्रॉक्स इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, 1 प्लस इसकी जगह V0 आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना, V0 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया, 4 V0 आ गया, अपॉन कितना आ गया, 4 V0 आ गया। ठीक है, देखो इस V0 से एक V0 कैंसिल हो जाएगा, एंड इसकी पावर -1 लगाना भूल गया मैं, -1 ठीक है, वो -1 है पावर में, तो इसकी पावर कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा, एंड दिस T अप्रॉक्स इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, दिस इज 1 प्लस ये आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ, एक काम करो इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ये आ गया मेरे पास कितना, ओके कुछ और था यार, A स्क्वायर भी था, A स्क्वायर भी आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना, m V0 A स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एच कट स्क्वायर की पावर -1। ठीक है, तो ऐसा T अप्रॉक्स इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास कितना, 1 प्लस V0 m A स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एच कट स्क्वायर और इसकी पावर -1। तो ये क्या निकल गया, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट व्हेन E टेंस टू V0। ठीक है, ये ऑप्शन में आ सकता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि व्हेन E टेंस टू V0 देन व्हाट विल बी द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इन केस ऑफ पोटेंशियल बैरियर, या फिर इन केस ऑफ पोटेंशियल बैरियर व्हेन E इज ग्रेटर देन V0, ये वो कंडीशन लगा के देगा, तो क्या होगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा। क्लियर, नाउ क्लियर हुई बात। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, कुछ ऐसा है, कॉन्सेप्ट को कैसे लिखूं मैं, मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, इनको ऐसे साइड में लिख देता हूँ। देखो T इक्वल टू क्या है मेरे पास, T इक्वल टू ऐसे डिफाइन कर रखा है हमने, कैसे, 1 प्लस का V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर K2A डिवाइडेड बाई 4E इंटू ई माइनस V0 और इसकी पावर -1, एंड फॉर E टेंस टू V0 जो मेरे पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट T निकल के आया वो अप्रॉक्स कितना निकल के आया, 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, यह मेरे पास कितना, V0 m A स्क्वायर अपॉन कितना है, ट्वाइस ऑफ एच कट स्क्वायर की होल पावर -1। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एच कट स्क्वायर, सही लिख देना ना। अब देखो, अब एक और कॉन्सेप्ट है, वो है ग्राफ बिटवीन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट एंड E बाई V0 और T के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखो ग्राफ
बिटवीन टी एंड ई बाई वी नॉट। टी और ई बाई वी नॉट के बीच क्या करना है, हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो कैसा ग्राफ होगा। ओके, तो इस वर्टिकल एक्सेस में टी बोल दो इस तरीके से, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस को क्या बोल दो, ई बाई वी नॉट बोल दो। ठीक है, इंपोर्टेंट ग्राफ है, ये आया हुआ है एग्जाम में। ठीक, ये टी है और इसे क्या बोल दो, ई बाई वी नॉट बोल दो। अब टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। यानी यहाँ पर जो मेरे पास क्या आएंगे, पैरामीटर आएंगे 1 से छोटे ही आएंगे। तो ऐसे अज्यूम कर लो, दिस इज 0.2, दिस इज 0.4, दिस इज 0.6, दिस इज 0.8, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1 हो जाएगी, यानी 1.0। क्योंकि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ये क्या है, ई बाई वी नॉट है। अब ई बाई वी नॉट की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, या फिर 5 हो सकती है, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ हो सकता है। नाउ ई बाई वी नॉट की 1 वैल्यू कब होगी, व्हेन ई इज वी नॉट, या फिर ई इज इक्वल टू वी नॉट, या फिर व्हेन ई टेंड्स टू वी नॉट। तो यहाँ पर जो 1 वैल्यू कब होगी, व्हेन ई टेंड्स टू वी नॉट। तो ये जो वैल्यू है 1, वो कौन सा वाला केस के लिए है, इस केस के लिए है। ठीक है, ओके। नाउ अब जब ई क्या होगा, लेस देन होगा, तब ये वैल्यू आएगी। ठीक है, 1 से कम कौन सी वाली वैल्यू आएगी, जब लेस देन होगा, यानी ट्रांसमिशन क्या होगा, बहुत कम होगा। देखो ध्यान से देखना, व्हेन ई इज, यहाँ पर क्या है, दिस इज, इसको थोड़ा ऐसे ही मान लो, ये 1 है, और यहाँ पर ई इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट होगा। ठीक है, ई लगभग इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट होगा। जब यहाँ पर 1 वैल्यू आएगी तभी तो 1 आएगा ना। ई बाई वी नॉट की वैल्यू कब आएगी, जब ऐसा होगा तभी तो आएगी। यानी यहाँ से इधर को जो ई है वो लेस देन क्या है, वी नॉट है। यानी यहाँ से इधर को जो ई है वो लेस देन क्या है, वी नॉट है। और ई लेस देन वी नॉट करने का मतलब क्या है कि अगर मेरा ये बैरियर है इस तरीके से, ये बैरियर है, ये पार्टिकल इधर से आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, ई लेस देन वी नॉट वाला केस है। ठीक है, और अभी तक हमने जो केस पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है, ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए पढ़ा है। और ई ग्रेटर देन वी नॉट में ट्रांसमिशन होता है, लेकिन जब उसकी एनर्जी क्या होगी, वी नॉट से कम होगी, तब ट्रांसमिशन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। यानी यहाँ पर जो टी की वैल्यू होगी इस रीजन में वो क्या आती है, बहुत ही कम आती है। यानी इन दिस पर्टिकुलर रीजन जो टी है वो क्या होता है, हमारा बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत कम होता है। कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है, यानी कितनी वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ई है वो लेस देन वी नॉट है, यानी बैरियर की हाइट है उससे कम है उसकी एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन क्या होगा, बहुत कम होगा। ट्रांसमिशन कम होने का मतलब क्या हुआ, ट्रांसमिशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो अपने आप ही यहाँ पर टी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए ग्राफ यहाँ पर क्या आया, बहुत ही ऐसा है, यानी ये जो हमारे पास ये है, यानी लगभग क्या है, 0 है। यानी लगभग क्या है, 0 है। थोड़ा थोड़ा क्या कर जाता है, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, तभी यहाँ पर थोड़ा सा उसको क्या कर रखा है, इस तरीके से थोड़ा उसकी वैल्यू दिखा रखी है। लेकिन क्या होता है, लगभग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे, कहां से, ई बाई वी नॉट से आगे बढ़ेंगे। देखो तब क्या कहानी होगी, ये कौन सा केस है, ये वाला रीजन है जहां पर ट्रांसमिशन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है। लेकिन जैसे ही मैं इस 1 से आगे बढ़ूंगा, यानी जब ई की वैल्यू, ये वाला रीजन कौन सा है, इसी रीजन की बात करूं, ये कौन सा रीजन है, व्हेन ई इज ग्रेटर देन वी नॉट वाला रीजन है कि नहीं है। दिस रीजन इज फॉर ई ग्रेटर देन वी नॉट। तो जैसे ही ई ग्रेटर देन वी नॉट होगा तो ट्रांसमिशन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो इसका मतलब जैसे ही ग्राफ यहां से आगे बढ़ेगा, यानी जैसे हम यहां से आगे एनर्जी बढ़ाएंगे पार्टिकल की, तो उसकी वैल्यू यानी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या करेगी, अचानक से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम 1 तक जा सकती है। तो इस तरीके से क्या करेगी, अचानक से इंक्रीज करेगी। और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, 1 तक जा सकती है। 1 से ऊपर नहीं जाएगी, 1 से नीचे आएगी। और जब 1 से नीचे आएगी तो किस तरीके से आएगी, देखो किस तरीके से आएगी, इसके साथ आएगी। किसके साथ, इस चीज के साथ आएगी। यानी साइन का ग्राफ बनेगा। किसका ग्राफ बनेगा, साइन का ग्राफ, यानी एक ऑसिलेटरी इस तरीके से ग्राफ बनेगा। क्यों, क्योंकि टी किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन स्क्वायर k2x पर डिपेंड कर रहा है। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। यानी इस लाइन को क्रॉस करेगा नहीं ग्राफ, मैक्सिमम यहां तक इसको टच कर सकता है, फिर उसका क्या आ जाएगा, इस तरीके से नीचे आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, फिर ऐसे हो सकता है, फिर ऐसी कुछ कंडीशन आ जाए, ई और वी नॉट की ऐसी वैल्यू आ जाए जिसके लिए क्या हो जाए, टी इक्वल टू 1 हो जाए। यानी फिर अगेन उसको ऐसे टच करेगा इसको, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान देना। फिर क्या आ जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा। नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि किस पर डिपेंड कर रहा है वो, ई और वी नॉट की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। वो चेंज हो रही है, यानी उनके रेशियो पर डिपेंड कर रहा है। वो रेशियो चेंज हो रहा है तो ये पूरा साइन स्क्वायर k2x चेंज हो रहा है, k2a चेंज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, टी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से क्या आता है, यहाँ पर चेंज आता है। क्लियर होगी बात। लेकिन ये ग्राफ ध्यान देना, ये इससे ऊपर नहीं जाएगा। किससे, ये जो मेरे पास
वन वाली लाइन है, टी इक्वल टू वन वाली लाइन है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नीचे ही रहेगा। क्लियर होगी बात? ओके। अब देखो, अब कोई मेरे को ये बताएगा कि यहाँ पर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी जब ई बाई वी नॉट कितना है, 1 है। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, थोड़ा और अच्छा लगेगा, ई टेंस टू वी नॉट है, तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी मेरी, होगी मेरे पास 1 प्लस वी नॉट एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h कट स्क्वायर की पावर -1। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये है। और जैसे हम इससे आगे बढ़ेंगे तो एक बार तो क्या करेगा, 1 को टच करेगा, फिर K2 की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि वो E और V नॉट की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी इन दोनों का रेशियो चेंज हो रहा है, तो K2 चेंज होगा। K2 चेंज होने से साइन कैसे चेंज होता है, ऐसे तो चेंज होता है, तभी ये ग्राफ कैसा आया, कुछ इस तरीके का आया। लेकिन यह ध्यान देना है, ग्राफ इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा, इससे नीचे हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। क्लियर? ओके ना। अब देखो, जब ये यहाँ को इधर इस पॉइंट को टच कर रहा होगा, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर जब 1 को टच कर रहा है T, तब रिफ्लेक्शन कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, बिकॉज R प्लस टी इक्वल टू कितना होता है, R प्लस टी इक्वल टू 1 होता है। ठीक, फिर ये क्या हो रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। देखो ट्रांसमिशन 0 कभी नहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन 0 कभी नहीं हो रहा है, यानी कुछ मतलब हर केस में कोई ना कोई पार्टिकल क्या हो रहा होगा, ट्रांसमिट हो ही रहा होगा। क्लियर होगी बात? ओके, रिफ्लेक्शन 0 हो सकता है। देखो इस केस में रिफ्लेक्शन 0 है, इस केस में रिफ्लेक्शन 0 है, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन 0 है, यानी E बाई वी नॉट की इस वैल्यू के लिए क्या है, रिफ्लेक्शन 0 है। E बाई वी नॉट की इस वैल्यू के लिए रिफ्लेक्शन कितना है, 0 है। अगेन E बाई वी नॉट की इस वैल्यू के लिए रिफ्लेक्शन कितना है, 0 है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 0 है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में कोई भी पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अगेन इस पर्टिकुलर केस में कोई भी पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अगेन इस पर्टिकुलर केस में कोई भी पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ओके, और ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है किसकी, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की, यानी यहां पर जो मेरे पास रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बिकॉज R प्लस टी इक्वल टू 1। ठीक है, जब ट्रांसमिशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो रिफ्लेक्शन मिनिमम होगा, और जब रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा तो ट्रांसमिशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, क्या बोला मैंने, दोबारा बोल दो, जब ट्रांसमिशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। जब ट्रांसमिशन मैक्सिमम है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। जब रिफ्लेक्शन मैक्सिमम है तो ट्रांसमिशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर होगी बात? ओके, ठीक। आई होप आपको कोई ग्राफ क्या होगा समझ में आया होगा। अब वो ग्राफ का रखना है, याद रखना है कि किस टाइप का ग्राफ आता है जब आप ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट T और E बाई वी नॉट के बीच क्या करते हो, ग्राफ ड्रॉ करते हो। ओके, तो इसमें इतना ही था। ठीक है, ये कल का बचा हुआ था। अब देखो कल का इतना हुआ पड़ा था तो 2 घंटे की वीडियो बन जाती, मेरे को लग रहा है 1.5 घंटे की तब भी बन जाती। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये कंडीशन क्या है। ठीक, और अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, अब कौन सा वाला केस बचा है, केस सेकंड बचा है हमारा, E लेस देन वी नॉट वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो गेट और नेट में रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।